11th का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है। तो देयर आर टू चैप्टर्स, एक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक है आपका विद एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट में अपनी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप करते क्या है, उसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है जी। जब क्वेश्चन आता है विद एडजस्टमेंट तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में गिवन होती है और वो जो वर्किंग नोट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि इसी में इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को मोस्टली। तो मैं एक एक करके आपके सामने कुछ इश्यूज ले रही हूँ, कुछ सिचुएशंस ले रही हूँ जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिससे कि आपको उन इश्यूज का, उन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट आ सके। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस में डेटा आता कहां से है, हमने पहले जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में डेटा पुट किया। ऐसा होता है क्योंकि जो आपका ट्रायल बैलेंस है डेटा, वो 1 अप्रैल जो भी ईयर है आपके, उससे नेक्स्ट ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है वहां तक का डेटा है। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट हम देना भूल गए, तो वो जर्नल नहीं हुई, जर्नल नहीं हुई तो लेजर में ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेजर में ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो दैट अमाउंट्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस। रीजन इज दिस। तो वो आपको बॉटम ऑफ द क्वेश्चन पे कुछ 5 to 6 एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। उन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देना कैसे है दैट वी हैव टू कंसीडर। ठीक है। अब मैं जैसे एक केस लेती हूँ आपके सामने, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में हमें सैलरी गिवन है 50,000 रुपीज की। ठीक है, ये हमें अमाउंट गिवन है और हमें एडजस्टमेंट्स में बताया है जो नीचे वर्किंग नोट में होती है कि हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 10,000। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। कुछ इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में होगी, कुछ इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में होगी। एक चीज तो सबसे पहले चीज ध्यान रख लेना, जो एडजस्टमेंट्स में, वर्किंग नोट्स में जो ट्रीटमेंट, जो चीजें हमें ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं लेकिन हमें वर्किंग नोट में गिवन है, उनका ट्रीटमेंट 2 बार होगा, ट्वाइस। कैसे? एक बार तो उनका इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में आएगा और एक बार हमारा इफेक्ट या तो P&L में या ट्रेडिंग में आएगा। तो डबल ट्रीटमेंट होगा। डबल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुई, जर्नल के बाद लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनकी पोस्टिंग ही नहीं हुई है, तो उनको हमें 2 जगह दिखाना है, ये बात ध्यान रखना है। ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज ट्रीटेड वंस, इफ एनी काइंड ऑफ थिंग हैज बीन गिवन इन द वर्किंग नोट दैट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू डू। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस में सैलरी गिवन है। सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हम कहां दिखाते हैं सैलरी को? हम सैलरी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सैलरी आ गई हमारी 50,000 रुपीज की। ठीक है, अब हमें वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट गिवन है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? दैट शुड बी पेड ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर बट वी आर नॉट एबल टू पे, वट एवर रीजन इट इज। हमने ये पे नहीं की बट ये उस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है। ठीक है जी, 10,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमने पे नहीं किया बट उसी फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमें ट्रीटमेंट क्या देना है? जो हमारी ऑलरेडी पेड सैलरी है, जो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रही है वो लेंगे, जितना पोर्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है वो लेंगे, दोनों का एग्रीगेट करेंगे और हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे। ठीक है जी, ये उसी टाइम पीरियड की है जिस टाइम पीरियड की हमें पे करनी थी, हमने नहीं पे की, इसीलिए इसकी जर्नल नहीं हुई। रीजन कुछ भी हो सकता है ना पे करने का। तो एक ट्रीटमेंट तो क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग सैलरी थी उसमें आउटस्टैंडिंग पोर्शन ऐड किया और आउटर में दे दिया। मैंने बताया कि एडजस्टमेंट का डबल ट्रीटमेंट होता है। दूसरी चीज, दिस इज द लायबिलिटी, आपने पे नहीं की है, ये सैलरी आप पे कर चुके हैं तभी वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किया, आपकी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। इस फाइनेंशियल ईयर में आपने पे नहीं किया, इट्स ओके, बट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा आपको पे करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको शो करनी है। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है? 10,000 रुपीज। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है। Whatever it is, आपको यही करना है, whatever portion has not been paid, क्योंकि जब हम P&L बनाते हैं हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है, तो पूरे 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस वहां लेने हैं।
अगर कोई ऐसी एक्सपेंसेस है जिसको हमने पे नहीं किया, उसको कैलकुलेट करके एज एन आउटस्टैंडिंग कंसिडर करके हमें यहाँ ऐड करना है और वापस हमें उसे एज ए लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ केस में, जैसे यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ बता दिया कितनी आउटस्टैंडिंग है, कभी कभी कैलकुलेट करनी होगी, वो थोड़ा सा आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये तो हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अब मैं लेती हूँ एक और एडजस्टमेंट आपके लिए। मैंने लिया रेंट पेड 20,000 रुपीज। एक और आपको वर्किंग नोट में यानी कि एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है। ये जो रेंट पेड की इंफॉर्मेशन है ये है आज पर ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब इसकी जर्नल हो चुकी है। एडजस्टमेंट में आपको प्रीपेड रेंट के नाम से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है 2,000 रुपीज। अब होता क्या है प्रीपेड रेंट, ठीक है जी। हमारी जो P&L स्टेटमेंट बनती है, जो अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें हमें उस फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 मंथ्स का डेटा लेना है। हमने 20,000 रुपए का रेंट पे किया है, नीचे इंफॉर्मेशन कह रही है प्रीपेड रेंट, यानी कुछ रेंट ऐसा है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है बट हमने करंट ईयर में पे कर दिया। दिस इज कंसिडर्ड एज प्रीपेड रेंट। तो ट्रीटमेंट कैसे देना, यहीं पे आते हैं। हमारा जो रेंट था ये हमने ऐड किया था, रेंट था हमारा 20,000 रुपीज, जिसमें से 2,000 का रेंट ऐसा है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, तो प्रीपेड को करेंगे जी हम माइनस, तो आउटर में जाएगा 18,000 रुपीज। और प्रीपेड रेंट विल बी कंसिडर एज एसेट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे ये एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे पे करने के लिए, क्योंकि हमने करंट ईयर में पे कर दिए हैं। तो ये 2,000 रुपीज आप एसेट साइड पे दिखाएंगे। एक ट्रीटमेंट मैंने आपको आउटस्टैंडिंग का बताया, एक मैंने प्रीपेड का बताया। मोस्टली प्रीपेड का जो सिचुएशन आता है वो रेंट के केस में आएगा या इंश्योरेंस के केस में आएगा। इसमें भी आपको थोड़ी सी मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, कभी कभी अमाउंट डायरेक्ट गिवन होगी, कभी कभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये दो एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है हमारी 5 लाख रुपीज की, ठीक है जी। हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें वर्किंग नोट में यानी कि एडजस्टमेंट में गिवन है, दैट इज 10%, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% टू बी पेड टू द प्रोप्राइटर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री नहीं हुई तभी वो वर्किंग नोट में गिवन है, और कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रही होगी। कैपिटल इज शोन इन द लायबिलिटीज। पहली बात तो कैपिटल जो होती है हमारी लायबिलिटीज में शो होती है। कैपिटल हमारी 5 लाख रुपीज की है, ठीक है जी। इसके ऊपर अगर हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 10% इंटरेस्ट आता है 50,000 रुपए। पहला ट्रीटमेंट क्या करना है, कैपिटल का एप्रिसिएशन है तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो 5,50,000 रुपए तो गए बैलेंस शीट में। अब दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस एंड दैट शुड बी पेड। तो P&L में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस शो करेंगे डेबिट साइड पे। कितना था हमारा 50,000 रुपए। तो अभी मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में गिवन है, कोई भी इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में अगर गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट हमें ट्वाइस देना होता है। तो एक बार वो P&L में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा ट्रीटमेंट हमारी लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि दिस इज एन एप्रिसिएशन इन कैपिटल, दैट्स व्हाई इट शुड बी एडेड विद द कैपिटल। ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक एक करके कोशिश कर रही हूं ज्यादा से ज्यादा कवर कर दूं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में ही इशू आता है। हमें गिवन होता है हमारी हम कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी, 5 लाख रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है। ये हमें ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रही है वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट, अगर कहीं दिखाई जाएगी तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स में दिखाई जाएगी 5 लाख रुपीज, ठीक है। हमें वर्किंग नोट में यानी कि एडजस्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ये इंफॉर्मेशन है। वर्किंग नोट में गिवन है, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, 2 बार ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है जी। पहला काम क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन निकाला तो 50,000 रुपए निकल के आया।
डेप्रिसिएशन करेंगे लेस एसेट साइड में बैलेंस शीट के, तो 4.5 लाख रुपए की आप दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया आज की डेट में। अगर इसकी वैल्यू है दैट इज 4,50,000। इट इज जस्ट लाइक अ लॉस एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन P&L में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज आप यहाँ पे दिखाएंगे। दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं होता, डेप्रिसिएशन आपको फर्नीचर पे भी मिल जाता है और किसी और आइटम पे भी मिल सकता है। तो किसी भी चीज पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपको करना क्या है, एसेट तो आपकी आएगी एसेट साइड पे, ठीक है जी, बैलेंस शीट की कैपिटल एसेट है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और आउटर में देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, इट इज जस्ट लाइक अ लॉस, तो P&L के डेबिट साइड पे वो डेप्रिसिएशन अमाउंट, सिर्फ डेप्रिसिएशन के अमाउंट आप करेंगे शो। ये तो हुआ ट्रीटमेंट आपका डेप्रिसिएशन का। इसके अलावा एडजस्टमेंट, इसके अलावा एक चीज होती है लोन। बिजनेस ने लोन ले रखा है 5 लाख रुपए का, ठीक है जी, 5 लाख रुपए का आपका लोन लिया है और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। लोन तो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है जी, तो जनरल एंट्री होती भी आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें गिवन है वर्किंग नोट में, मतलब कि एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी फॉर एग्जांपल 10% ही ले लेती हूँ, अभी मैं सेम वैल्यू से लेके चल रही हूँ, मुझे अभी ट्रीटमेंट सिखाना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10%, ठीक है जी। लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे 5 लाख रुपए का है लोन, ठीक है। इसके ऊपर आपको पे करना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो लोन पे जब आप 10% इंटरेस्ट पे करेंगे तो निकल के आया 50,000 रुपए। तो 5,50,000 रुपए की लायबिलिटी बन गई आपकी, इंटरेस्ट ऑन लोन विच यू हैव टू पे। 50,000 रुपए की लायबिलिटी आपको पे करनी है P&L के डेबिट में, लॉस है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंसेस यहाँ पे 50,000 यहाँ पे। डबल ट्रीटमेंट देना है। पहली चीज लोन हम कहाँ दिखाते, ट्रायल बैलेंस से डेटा उठा के बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की टर्म आ गई वर्किंग नोट में, तो एक बार ट्रीटमेंट यहाँ दिया, लोन के साथ ऐड किया, आपकी लायबिलिटी होगी 5,50,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एक्सपेंस हमने दिखा दिया P&L में। ये मैंने 3 से 4 एडजस्टमेंट डिस्कस किया है। अब एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट होती है आपके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये पूरा डेटा रब कर रही हूँ क्योंकि उसको समझाने में मुझे पूरा स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम रबिंग दैट कंटेंट। मैं एक बात बोलूंगी, देखो बेटा, ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ आप इन्हें ना नोट कीजिए, कंटेंट को आप अपने हाथ में एक नोटबुक रखेंगे और फिर अगर अपने साथ साथ ट्रीटमेंट लिखते जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा। अगर आप ये सोचेंगे आपने सुन लिया जस्ट लाइक अ मूवी और कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं चल रही है। ये हम आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हाथ में पेन पेपर, अकाउंटिंग के केस में तो एटलीस्ट होना चाहिए कि कैसे ट्रीटमेंट देना है, दैट शुड बी नोटेड। और मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कह सकते हो कि मैं अगर करा रही हूं तो आपको समझ में आएगा, कहीं नहीं गया कॉन्सेप्ट। चलिए जी, सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है जिसको मैं लेने जा रही हूँ और यही बच्चों की गलत होती है, तो मैं इसके अंदर पूरा डिटेल्ड ले लूं आखिरकार करना क्या है। देखिए पहले ले लूं ट्रायल बैलेंस का डेटा। ट्रायल बैलेंस में एक चीज तुम्हें गिवन है डेटर्स 50,000 रुपीज। डेटर्स क्या होती है, हमारी एसेट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, वट एवर अमाउंट यू आर नॉट एबल टू रिसीव फ्रॉम योर डेटर्स। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में एक और चीज गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये भी मैंने ले लिया 700 रुपीज, ठीक है जी। इसके अलावा अब हम कहते हैं एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, फर्दर बैड डेट्स 200। देखिए जी, मैंने बड़ी सारी इंफॉर्मेशन ली है। एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके ट्रायल बैलेंस में एक ऑप्शन हो या ये 3 ऑप्शन ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं जैसे समझाते जा रही हूँ वैसे वैसे समझेगा। मैंने पूरा डिफिकल्ट पार्ट ले लिया कि इसके बाद कुछ और इस कॉन्सेप्ट में बचेगा। तो हमें करना क्या होता है,
पहले मैं आती हूँ बैलेंस शीट पे, ठीक है जी। एक चीज ध्यान रखना, ये सारा डेटा ट्रायल बैलेंस का है, विल ट्रीट एज वंस। ये सारा डेटा आपका वर्किंग नोट का है, विल ट्रीट एज ट्वाइस। ठीक जी, ये हो गया हमारे लिए। अब हमारी पहली चीज है डेटर्स। डेटर इज एन एसेट, 50,000 रुपए का, ठीक है, डेटर दिखा दिया। अब हमें यहां पर आते हैं बैड डेट्स। जो बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट इज ₹500, दैट इज अ लॉस, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास फर्दर बैड डेट्स भी हैं, ₹200। ध्यान से सुनिएगा, जो बैड डेट्स हमको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो हमें P&L में दिखाने हैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट होना है 1, ये पैसा अब नहीं आएगा, दैट इज अ लॉस, मैंने दिखा दिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं फर्दर बैड डेट्स, 200 रुपए का और पता चला कि हमारा नुकसान हो गया डेटर्स में से, जो पैसा नहीं मिलेगा, तो दिस इज टर्म्ड एज न्यू बैड डेट्स। हम इसे न्यू बैड डेट्स लिख देते हैं। रीजन बिहाइंड कि ये तब पता चला जब ट्रायल बैलेंस बन गया, ये और पैसा नहीं मिलेगा हमको, 200 रुपए और हो गए हमारे पास, ठीक है, जो हमारा लॉस हो गया। ये जो फर्दर बैड डेट्स हैं ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, और मैंने बोला इसका डबल ट्रीटमेंट होगा। एक ट्रीटमेंट तो क्या हुआ कि इनके साथ ऐड हो गए और 700 रुपए में क्लियर हो गए। जो फर्दर बैड डेट्स हैं वो यहां से भी माइनस होंगे। न्यू बैड डेट्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ₹200 हमने यहां से करने हैं माइनस। देखिए जी, इतनी बात समझ में आ रही है। जो न्यू बैड डेट्स है उनका ट्रीटमेंट 2 बार देना है, एक बार तो P&L में एज ए लॉस दिखाएंगे, दूसरी बार डेटर्स में से हमने क्या किया, 50,000 माइनस 200, तो 49,800 का हमारा हो गया डेटर्स, जिनसे पैसा मिलेगा, क्योंकि ये पैसा और हमारा लॉस में चला गया, ये हमें डेटर रिफंड नहीं करने वाले, ठीक है जी। ये हुआ ट्रीटमेंट। अब हमें क्वेश्चन में बताया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। हमें जो ये क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस अमाउंट पे क्रिएट होगा। यहां थोड़ी सी और वर्किंग कर रही हूं, 49,800 पे आपको 5% प्रोविजन बनाना है। तो 5% हमने प्रोविजन बनाया तो हमारा निकल के आया 2490, ठीक है जी। तो दिस इज टर्म्ड एज न्यू प्रोविजन। ये प्रोविजन हमारा आया 2490 का। मैं एक बार ट्रीटमेंट सारा दे दूं, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 49,800, तो वैल्यू निकल के आई 47310। इसके अलावा एक और पॉइंट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये एक ही बारी में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से ही आता है। ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट होगा, ये इस पे होगा 47310 का, हमें 2% कैलकुलेट करना पड़ेगा, 946, ठीक है जी। तो हमारा 47310 माइनस 946, 46364, ठीक है जी। अब आप दोबारा समझिए हुआ क्या है। ये मैंने कर तो दिया बट समझ नहीं आता बच्चों को, ठीक है जी। हमारे डेटर्स थे 50,000 रुपए के, मैंने दिखा दिया, ठीक है। वर्किंग नोट में हमें बोला आपको नया प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि हमें लॉस हो सकता है, दिस इज एन एंटिसिपेशन ऑफ लॉस, तो 5% की हम एडजस्टमेंट अभी करके रखते हैं। इसके अलावा डेटर्स ने हमें 2% डिस्काउंट दे दिया, हमने वो भी एडजस्टमेंट कर ली, वो भी हमारे लिए बेनिफिट हो गया, हमें पे नहीं करना, और हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमने दे दिया डिस्काउंट। अच्छा, फर्दर बैड डेट्स 200 रुपीज, ये हमें बाद में पता चले, इसलिए जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें हैं ना, इनका ट्रीटमेंट ट्वाइस होना, मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए। पहला काम, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस करने हैं, वो वाले बैड डेट्स माइनस करने हैं जो वर्किंग नोट में गिवन है, कर दिए। उसके बाद ये स्टेप है, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर कोई नया प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में नहीं बोले, तो आप ये स्टेप स्किप कर देंगे, ठीक है। नया प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो न्यू डेट्स लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे कैलकुलेट होगा, ये मैंने वर्किंग दिखाई आपको। तो 49,800 हमारी वैल्यू, तो इस पे 5% क्रिएट किया तो 2470 आया, ठीक है जी। अब उसको डिडक्ट करने के बाद वैल्यू आती है 47310।
उस पे हमें फिर से बोला कि हमें डिस्काउंट भी देना है 2%। ठीक है जी, देते हैं। तो जो वैल्यू प्रोविजन क्रिएट करने के बाद आई है उस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, तो दैट इज 946। ये कैलकुलेट करने के बाद जो रेजिडुअल वैल्यू है वो एसेट में आउटर साइड में आएगी, हमें यानी ये पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू आई, ये तीन एडजस्टमेंट से वैल्यू आई है। इन तीनों वैल्यूज का ट्रीटमेंट 2 बार होना है क्योंकि ये वर्किंग नोट में है। तो आइए देते हैं। एक को तो मैंने दे दिया, 200 रुपीज ऐड कर दिए। अब जो हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया दैट इज अगेन अ लॉस, ये भी ऐड हो जाएगा। कितना था? 2490। इसके अलावा मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी अगेन लॉस है हमारे लिए, 946। ये चार चीजें मैंने की ऐड। तो अगर आप देखें तो ये 1 2 3 ये तीनों एडजस्टमेंट में से वैल्यूज आई हैं और इनका डबल ट्रीटमेंट करना है। इन तीनों को मैंने पहले बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर मैंने P&L में रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये हमारे सारे के सारे लॉसेज हैं, हम इन्हें करेंगे ऐड। तो हमारा 4136 ये वैल्यू आ रही है, दैट इज द टोटल लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमें ये क्लियर हो गया जो हमने दिखाया। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो एक टॉपिक मैं ले रही हूँ इसकी फर्दर प्रैक्टिस बहुत बनती है। अगर आज सुन रहे हो ना वीडियो तो एक बात ध्यान रखना, बुक से उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस एडजस्टमेंट को तीन चार क्वेश्चन जरूर कर लेना, जिसमें आपको डीके क्वेल में मैं बोलूंगी, टीएस में कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल है जिनमें सिर्फ यही वाली एडजस्टमेंट कराई है, और ये एडजस्टमेंट 3 नंबर के क्वेश्चन में अलग से भी टीचर पूछ सकती है। ठीक है जी, ये हुआ। अब एक एलिमेंट जिसको मैंने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं दिया दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये 700 रुपीज का था और ये ट्रायल बैलेंस से डेटा आया था। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई प्रोविजन हमको दिख रहा है फॉर डाउटफुल डेट्स पे या बेड डेट्स पे, इट मींस ये लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया था जो यूटिलाइज नहीं हुआ, और ये वैल्यू आपको क्रेडिट साइड में गिवन होगी ट्रायल बैलेंस की। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है जिसे क्रिएट किया, और लास्ट ईयर इसका मतलब हमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये प्रोविजन यूटिलाइज नहीं हुआ, इट इज जस्ट लाइक अ गेन टू अस। तो ध्यान से देखिएगा, इसका करना क्या है, ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन गिवन है दैट इज अ गेन, और इसको हम करेंगे सबट्रैक्ट। इसे हम ओल्ड प्रोविजन के नाम से बच्चों को बोल देते हैं, जिससे बच्चों को इजी हो जाता है। ओल्ड प्रोविजन है, ट्रायल बैलेंस वाला है, 700 रुपीज, ये हम करेंगे डिडक्ट, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर यूज नहीं हुआ, तो हमारे पास पैसा पड़ा है, तो हम करंट लॉस को इससे सेटल कर रहे हैं। 700 रुपीज माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 3436, ये हम P&L में दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये एडजस्टमेंट नहीं आएगी। बेसिकली जो मैंने इस वीडियोस में आपसे डिस्कस करी हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट्स मैंने डिस्कस करी हैं, मैं एक बात बोलूंगी, आपके जो एग्जाम आना है फाइनल में, ये सारी एडजस्टमेंट्स की आपको जरूरत है। और जब आप 12th शुरू करेंगे, जिस दिन आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, उस फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो यही है। वो पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और उसकी पूरी एडजस्टमेंट करनी है। एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद और नए कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, तो ये बेस है। और 12th में ये सारे एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि वहां तो एक एक क्वेश्चन आएंगे, वहां तो कॉन्सेप्ट बदलते जाएंगे हर क्वेश्चंस के साथ, एक ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी। तो ये टॉपिक आपको 12th में भी चाहिए। इस एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन से 12th आप स्टार्ट करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर कहीं से भी, मतलब कि मैं बोलूंगी कि कहीं भी हम इस चैप्टर में वीकनेस नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे 11th के चैप्टर है जिनकी हमें 12th में जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं कह सकती हूँ हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ नहीं करना है, बट हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा तो इसका सिलेबस से कट गया है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, बट ये सब चीजें जरूरत है। तो इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे टफ आपका डाउटफुल डेट्स में कोई और चीज नहीं हो सकती। ये हो सकता है डिस्काउंट वाला पॉइंट ना हो, ये हो सकता है फर्दर बेड डेट्स ना हो, तो जो सा स्टेप नहीं है उसको आप मिस कर दो, उसको छोड़ के अगले स्टेप पे चले जाओ। लेकिन प्रोसेस यही फॉलो करना है, प्रोसेस में कुछ नहीं कर सकते आप। कमी ये भी नहीं कर सकते कोई अमाउंट पहले ले ली, कोई अमाउंट बाद में ले ली। पहले फर्दर बेड डेट्स माइनस होंगे, फिर न्यू प्रोविजन क्रिएट होगा, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ट्रीटमेंट आएगा। तो यही ऑर्डर फॉलो करना है, कुछ भी इसमें कमी नहीं करनी है।
होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाऊं जो आपको अवेलेबल हो और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क हो सके। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय पेज, माय चैनल। मेरा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टा पे भी पेज है, उसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिटेड भी हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर वीडियोस पे वर्क कर पाऊं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।